अगर आपको कोई पूछे अब कि रिस्पायरेशन क्या है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। भोजन के ऑक्सीडेशन को ही हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। और उसके चलते क्या होता है, वो आपका एटीपी बनता है। इसके बाद इसमें हम लोग एनिमल्स में जो हम लोग को सबसे पहला जो पढ़ना था वो आपका यूनिसेलुलर अगर होगा, तो यूनिसेलुलर में अगर हम आते, पहला हम कर लेते हैं कि यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर जो होता है उसमें हो सकता है अमीबा, पारामीशियम, मीशियम, ये सब जो है वो आपका एनिमल में है। और वो पारामीशियम जो है और अमीबा का, अमीबा जो है, पारामीशियम यही तो पढ़ना होगा बहुत, अगर होगा तो यूनिसेलुलर में आप लोगों को। अमीबा जो होता है ऐसा होता है, इरेगुलर होता है उसका शेप बॉडी का। यूनिसेलुलर है वो, मतलब पूरा का पूरा जो बॉडी उसका है वो एक सेल का बना हुआ है। इसमें ये रहता कहाँ है, तो एक्वेटिक है। ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका यूनिसेलुलर है वो आपका क्या होता है, एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक मतलब इन वाटर, ये आपके पानी में रहेंगे। जो भी आपके यूनिसेलुलर एनिमल्स है वो आपके कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। और वो आपका रिस्पायरेशन कैसे करते हैं, तो जरा सा देखो, पानी जो है ना उसके चारों तरफ बना लेते हैं हम, अमीबा को ले लेते हैं, उसी तरह से पारामीशियम में भी होगा। अमीबा जो है ये है, उसके चारों तरफ पानी है, वाटर है। ये जो इन्वायरमेंट उसका है, इसमें कुछ क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। और प्लांट जो होता है वो आपका क्या करता है, CO2 का यूज करता है और O2 प्रोड्यूस करता है। किस किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो यहां पर प्लांट्स जो होंगे वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, कहां पर, पानी में, वाटर में, जिसमें कि अमीबा या पारामीशियम है। और फोटोसिंथेसिस के कारण O2 का यूज, O2 जो है ना वो रिलीज करते हैं और CO2 क्या करते हैं, वो यूज करते हैं। अगला जो बात हम करते हैं, तो हम बात कर रहे थे यूनिसेलुलर जो एनिमल्स हैं, जो भी यूनिसेलुलर्स हैं, उनमें होता क्या है कि आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वही उनका बॉडी मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है इसी को हम बॉडी मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो बॉडी मेम्ब्रेन है इसी के थ्रू जो है O2 और CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ये चूंकि एनिमल है तो इसमें क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, जिसके चलते यहां पर O2 का उपयोग होता है। तो यहां पर जो है ना O2 जो है रिस्पायरेशन के कारण बदल दिया जाता है CO2 में। तो अंदर में जो CO2 का मात्रा है वो हाई हो जाता है, जबकि बाहर के तुलना में अंदर CO2 क्या हो गया, हाई हो गया। तो बाहर क्या हो जाएगा, लो। बाहर लो क्यों हो रहा था, क्योंकि जो बाहर में प्लांट्स थे वो फोटोसिंथेसिस करेंगे और फोटोसिंथेसिस करने के कारण CO2 का उपयोग करेंगे और O2 बनाएंगे। ये जो O2 बना, ये O2 जो है ना बाहर में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो O2 की मात्रा बाहर ज्यादा हो जाएगा और अंदर में O2 का क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है। क्योंकि वहां पर प्लांट जो एनिमल है ना वो अपना भोजन तोड़ रहा है, O2 के उपस्थिति में भोजन को वो अपना ब्रेक डाउन कर रहा है। तो बाहर में O2 हाई हो जाएगा, अंदर में O2 क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा उसकी मात्रा। नतीजतन बाहर से O2 जो है वो आपका सेल मेम्ब्रेन से होता हुआ कहां चला जाएगा, अंदर सेल के चला जाएगा। जबकि ये जो आपका अंदर से जो आपका CO2 है वो बाहर निकल जाएगा, किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो रियली में जो भी यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, चाहे अमीबा है चाहे पारामीशियम है, वो सब के सब जो है
उन सब में आपका क्या होता है, डिफ्यूजन के द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा O2 और CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। किसके साथ, वातावरण के साथ। और ये जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, उन सारे यूनिसेलुलर एनिमल्स का जो इन्वायरमेंट होता है, वातावरण होता है, वो उसका कौन होता है, वाटर होता है। तो ये ध्यान आपको रखना है कि जो भी यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं। वो कहाँ पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं। और आपके वाटर में ही वो क्या करते हैं, आपका वाटर में ही वो आपका O2 और CO2 का एक्सचेंज करते हैं। और किस प्रोसेस के द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। कौन सी रचना के द्वारा, तो सेल मेम्ब्रेन या बॉडी मेम्ब्रेन जिसको बोल रहे थे उसके द्वारा। ये आपको हम बता रहे थे कि जो यूनिसेलुलर है उनमें आपका रिस्पायरेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर में हम आपको बताएं कि यूनिसेलुलर जो भी होंगे वो सारे के सारे एक्वेटिक होते हैं। मतलब वो कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं। और वाटर से ही उनका सेल मेम्ब्रेन के थ्रू O2 और CO2 का सिंपल डिफ्यूजन होता है। ये आपको यहां पर हम बताएं। यूनिसेलुलर में क्लियर हो जाएगा। अब हम बात शुरू करते हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स में। मल्टी सेलुलर एनिमल्स का अगर हम बात करेंगे, यूनिसेलुलर अपना यहां से कर लेना। यूनिसेलुलर में कुछ नहीं है, किसके द्वारा होगा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होगा। किस प्रोसेस से होगा, सिंपल डिफ्यूजन से होगा। सिंपल डिफ्यूजन से किसमें होगा, तो जो भी आपका एनिमल होगा यूनिसेलुलर, वो एक्वेटिक होता है, मतलब वाटर में पाया जाता है। और पानी में पाए जाने के कारण उसमें जो है ना O2 और CO2 का एक्सचेंज उसके सेल मेम्ब्रेन से क्यों होगा, कैसे होगा, तो आपको बोले जिस पानी में रहता है उस पानी में एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। और वो प्लांट्स क्या करते हैं, वो प्लांट आपका CO2 से O2 के रूप में कन्वर्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस के समय CO2 का उपयोग करते हैं और O2 को क्या करते हैं, छोड़ते हैं फोटोसिंथेसिस में। नतीजतन वाटर में CO2 की मात्रा कम रहेगी। किसके तुलना में, इसके बॉडी के तुलना में, यूनिसेलुलर एनिमल्स के बॉडी के तुलना में। तो अंदर से CO2 बाहर आ जाएगा। और बाहर में चूंकि फोटोसिंथेसिस हुआ तो O2 बाहर में बनेगा खूब। तो O2 बनेगा तो बाहर में O2 की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। जब O2 की मात्रा बाहर में ज्यादा हो जाएगा और अंदर में O2 का उपयोग कर रहा था सेल, तो क्या होगा, अंदर में O2 की मात्रा कम हो जाएगा। नतीजतन O2 सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा अंदर चला जाएगा। ये तो आपको हम बताएं किसमें, यूनिसेलुलर एनिमल्स में। जैसे अमीबा है, आरामीसियम है, ये सब में ऐसा होता है। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेंगे लास्ट में, ठीक है, या कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो अंत में पूछ लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो यहां पर अगर लिखने का मन होगा तो यही लिखेंगे कि इन यूनिसेलुलर एनिमल्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस takes place between animal body and environment, that is water, through simple diffusion via cell membrane। हाँ, अब क्यों होता है ये एक्सप्लेन कर देना। इन वाटर photosynthesis occurs या photosynthesis takes place by aquatic plants which results in use of CO2 and release of O2, while inside animal body O2 is used during respiration and release of CO2। CO2 का अमाउंट जो है ना अंदर में क्या हो गया, इसके चलते ज्यादा हो जाएगा, which results in higher CO2 amount inside animal body। अब जब अंदर में CO2 का मात्रा ज्यादा हो जाएगा, बाहर में CO2 का मात्रा कम हो जाएगा, क्योंकि इसका उपयोग हो रहा है पानी की तुलना में। अंदर में क्या हो गया, CO2 का मात्रा ज्यादा, ठीक है, तो क्या होगा, CO2 सिंपल डिफ्यूजन से बाहर आ जाएगा। और अंदर में क्या हो रहा है, O2 का उपयोग हो रहा है, तो अंदर में O2 का मात्रा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बाहर की तुलना में। बाहर फोटोसिंथेसिस से बन रहा है, अंदर रिस्पायरेशन में यूज हो रहा है, नतीजतन इसको क्या करेगा, वो ले लेगा फिर। तो ये आपको हम यूनिसेलुलर एनिमल में बताए। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बाद में लास्ट में जो है ना क्लास के बाद आप सब जो है ना पूछेंगे अभी, तो उस समय पूछ लेना, ठीक है। अब शुरू करते हैं इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स, ठीक है। मल्टी सेलुलर एनिमल्स पे बात करते हैं।
मल्टीसेलुलर जो एनिमल्स होता है उसमें है, पहला है मल्टीसेलुलर एनिमल्स। मल्टीसेलुलर एनिमल्स में आप सबसे पहला जो बात करोगे वो आपका है हाइड्रा का। तो आपके लेवल में हाइड्रा का नहीं पढ़ना होगा, जो हमको समझ में आ रहा है। आपको पढ़ना अगर होगा बहुत तो अर्थवॉर्म होगा, अर्थवॉर्म होगा थोड़ा बहुत। और अर्थवॉर्म जो होता है या लीच होता है, ईटीसी, ये सब का बात अगर हम करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें जो रिस्पायरेशन होता है, रिस्पायरेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस takes place through स्किन। उसमें जो स्किन उनका होता है उसी से आपका क्या होता है, एक्सचेंज होता है। मान लेते हैं इस पेन को देखो, ये मान लेते हैं अर्थवॉर्म है ना, केचुआ है। तो इसमें कैसे होता होगा भाई, तो इसमें क्या होता है कि ये जो स्किन होता है इसका वो मॉइस्ट होता है, थीन होता है। इसी स्किन से O2 और CO2 को क्या करता है, एक्सचेंज करता है, मतलब लेन देन करता है। तो जो भी आपके मल्टीसेलुलर में होंगे जैसे अर्थवॉर्म है, लीच है, तो उस सब में कैसे होता होगा भाई, तो उसमें आराम से आप बता देना कि उन सारे में आपका होता है किसके मदद से, तो उन सारे में होता है स्किन के मदद से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते। तो अर्थवॉर्म भी हो गया, लीच भी हो गया। इसमें और कुछ खास आपको नहीं पढ़ना है। एक मानिए फिश के बारे में अगर आएगा तो फिश या मछली जो है, तो मछली में आपको दिमाग में रखना चाहिए कि मछली जो है उसमें आपका होता है गिल्स के मदद से, हाँ, जिसको गलफड़ा बोलते हैं। ये आगे के लेवल में पढ़ना है। ठीक है, जब आप आओगे 11th में तो वहां पढ़ना है। अभी फिलहाल हम लोग को यहां पर एक पढ़ना होगा। आप लोग अपने आप को म्यूट क्यों नहीं कर रहे हो भाई, उसको जरा सा समझ लो। जो भी इंसेक्ट्स होगा, ठीक है, जो भी इंसेक्ट्स होता है उसका बॉडी इस तरह से होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है, ऐसे करके। ठीक है, ये जो आपका उसका जो साइड का पोर्शन है, लैटरल जो पोर्शन है, इस लैटरल पोर्शन में कुछ पोर्स होते हैं। उन पोर्स के थ्रू उसमें क्या होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। इसी को हम ट्रैकी सिस्टम कहते हैं या ट्रैकी कहते हैं। तो थोड़ा सा ग्रास होपर में जो है ना हम पढ़ लेते हैं कि ग्रास होपर में जो टीनी होल्स होता है जिनको हम स्पाइरकल्स कहते हैं, उससे ट्रैकी सिस्टम में कैसे जाता है और कैसे बाहर निकलता है। देख, ये इंसेक्ट्स है, इस तरह से इंसेक्ट्स है। इंसेक्ट जो होता है उसका लेटरल साइड में, ग्रास होपर का बात हम कर रहे हैं, इसका लेटरल साइड में ऐसे पोर्स होता है दोनों साइड में। ये आपका अगर है ग्रास होपर तो इसका इस साइड में, लेटरल साइड में, और ये लेटरल साइड में क्या होता है, पोर्स होता है। इन पोर्स को कहते हैं स्पाइरेकल्स, स्पाइरेकल्स। ठीक है, स्पाइरेकल्स कहते हैं। अब ये पोर्स जो है आपको कॉकरोच में भी मिल जाएंगे, आप मैग्नीफाइंग ग्लासेस से देख सकते हो उसको। अब इसमें होता क्या है इनमें कि जब ये आपका ये इस तरह से हो गया, हाँ, आपको देख रहा है हमारा, ये इस तरह से है। जब ये अपने आप को ऐसे डायलेट करते हैं, मतलब मैंने अपने आप को जो है ना ये फुलाते हैं इस तरह से मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा। तो जब ये फुलाते हैं अपने आप को तो क्या होता है, अंदर का वॉल्यूम जो है ना बढ़ जाता है। जब अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो अंदर का प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। और जब प्रेशर कम हो जाता है तो जो हवा है ना वो आपका छेदों से होकर अंदर चला जाता है। ठीक है, और जब ये अपने आप को, इनका मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये अपने आप को श्रिंक करते हैं, सिकुड़ाते हैं। और जब ये सिकुड़ाते हैं तो क्या होगा, इस तरह से इनका जो आपका डॉर्सल और जो वेंट्रल सरफेस है वो आपका इस तरह से दबता है। जब दबता है तो अंदर का जो वॉल्यूम है वो आपका कम हो जाता है। और जब ये वॉल्यूम कम हो जाता है तब क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो हवा जो है ना इन छेदों से होते हुए बाहर चला आता है।
तो ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, या आना चाहिए कि ये छेद होते क्या है। तो फिर से हम बोल रहे हैं कि जो भी आपके इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट कीट, उन सब में यही होता है। क्या होता है, उनका जो लेटरल साइड होता है, कुछ का जो अलग सरफेस अलग एरिया पर होता है। तो हम ग्रास ओपर का बात कर रहे थे, ग्रास ओपर जो है ना उसमें कहां पाया जाता है, तो उसका जो लेटरल साइड होता है, इस लेटरल साइड में ढेर सारे छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं। जिस तरह से हम लीफ में स्टोमाटा देखते हैं, उसी तरह से ये जो इंसेक्ट्स है, जिसका एक उदाहरण लिए हैं ग्रास होपर, उसके साइड में भी क्या होता है, छोटा छोटा पोर्स होता है दोनों तरफ। और ये जो पोर्स है दोनों तरफ, इसको क्या कहते हैं, स्पाइरेकल्स कहते हैं। अब ये स्पाइरेकल जब अंदर घुसता है तो क्या होता है, अब इसका सर मान लेते हैं हम ऐसे काटा हुआ है, ठीक है, तो सर जोड़ दिए। अभी जो है ना स्पाइरेकल से अंदर क्या होता है, तो देखो स्पाइरेकल के अंदर जो है ना एक ऐसे ट्यूब नुमा रचना होता है, जिसको ट्रैकी कह रहे हैं। ये स्पाइरेकल है, हम एक स्पाइरेकल को बाहर निकाल लेते हैं। ये अंदर जाके और ब्रांच होता है ऐसे, ठीक है, फिर ये और ज्यादा ब्रांच होता जाता है। इस तरह से ब्रांच होते हुए अंततः जो है ना एक ब्लाइंड आपका ट्यूब में जाकर खत्म होता है। ये जो ब्लाइंड ट्यूब होता है वो इसके सेल, बॉडी के सेल्स में जाकर ईट करता है, इस तरह से। अर्थात इंसेक्ट्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स में डायरेक्ट हवा कहां पहुंच जा रहा है, देखो डायरेक्ट हवा पहुंच जा रहा है सेल्स के लेवल पर। ये है सेल्स ऑफ बॉडी, ठीक है बाबू। तो जो बॉडी के जो सेल्स हैं, हवा डायरेक्ट जो है ना स्पाइरेकल से ऐसे घुसा, स्पाइरेकल से अंदर जाते हुए ये ट्रैकेरी सिस्टम है, ये पतला पतला जो है ना नलियों का जाल होता है, जिसको ट्रैकेरी कहते हैं। ये ट्रैकी है, इस ट्रैकी से होते हुए क्या होता है, आप उसके जो है ना अंततः सेल के अंदर पहुंच जाता है, डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में चला जाता है ट्यूब के मदद से। और वहां पर साइटोप्लाज्म के लेवल पर जाकर क्या होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। तो इंसेक्ट्स में O2 और CO2 का एक्सचेंज जो होता है वो कहां के लेवल पर होता है, सेल के साइटोप्लाज्म के लेवल पर होता है। और किसके मदद से होता है, ट्रैकियल सिस्टम जो होता है उसमें ट्यूब के मदद से हवा जो है स्पाइरेकल से अंदर जाता है, और अंदर जाके और ज्यादा ब्रांचिंग है, उसका अंतिम ब्रांच जो है ना वो कहां जाता है, सेल्स ऑफ द बॉडी तक जाता है, जहां पर साइटोप्लाज्म के लेवल पर O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। यहाँ पर O2 इसको दे देगा और इससे क्या ले लेगा, CO2 ले लेगा, और फिर वापस हो जाएगा। अब ये प्रोसेस कैसे हुआ, हम आपको बताए थे कि जब ये फैलता है तो हवा कहां जाएगा, अंदर जाएगा, ठीक है। और जब ये सिकुड़ेगा, मतलब कि इसका बॉडी जो फैला हुआ था, फूला हुआ था, वो बॉडी जो है ना आपका क्या होगा, कम होगा, तो हवा जो है स्पाइरेकल से बाहर निकल जाएगा। एकदम ध्यान रखना है ऐसे, ठीक है। ये मान लेते हैं आपका ग्रास ओपर का हम लेटरल व्यू कर रहे हैं, मतलब आपको बगल से दिखा रहे हैं। तो जब ये फूलेगा तो अंदर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो स्पाइरेकल से होते हुए ट्रैकेरी का जो ट्यूब्स है उनसे होते हुए हवा अंततः सेल में पहुंच जाएगा, और सेल में साइटोप्लाज्म के लेवल पर क्या होगा, O2 CO2 का एक्सचेंज होगा। और फिर जब ये आपका पिचकेगा, मतलब कि इसका मसल से कॉन्टैक्ट करेगा, तो इसका दोनों डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो सटेगा आपस में, तो अंदर का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। वॉल्यूम जब कम होगा तो फिर प्रेशर पड़ेगा अंदर में, और प्रेशर पड़ने के कारण इंट्रैकेरी सिस्टम से होते हुए हवा पे कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। अर्थात जो भी इंसेक्ट्स हैं, चाहे आपका हाउस फ्लाई है, घरेलू मक्खी, मच्छर, ग्रास ओपर, जो भी इंसेक्ट्स हैं, उन सब में जो रिस्पायरेशन होता है या एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वो किसके मदद से होता है, ट्रैकियरी सिस्टम के मदद से होता है, ट्रैकी से होता है, ट्रैकी से होता है। ये हो गया इंसेक्ट्स में।
तो इंसेक्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। अगर किसी को इंसेक्ट्स में दिक्कत होगा तो फिर पूछ लेंगे। और एकदम दिमाग में रखना है कि इंसेक्ट जो है इस संसार का सबसे बढ़िया से एडजस्ट करने वाला, अनुकूलित होने वाला जीव है एनिमल से। क्यों है? क्योंकि उसमें जो हवा है रिस्पायरेशन के द्वारा या रिस्पायरेशन के लिए जो हवा जरूरी है वो सीधे कहाँ पहुंच जाता है? सेल में पहुंच जाता है। और सेल में पहुंचने के कारण उसमें जो है जो भी यूनिसेलुलर एनिमल्स होगा सब में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। हाँ, दूसरा उसके बाद बताए थे कि आपका कौन था, केचुआ वगैरह था, केचुआ था मतलब अर्थवॉर्म था, और कौन था, लीच था। उसमें किससे होता है? स्किन के द्वारा होता है, सिंपल डिफ्यूजन से। फिर उसके बाद किसके बारे में बताया? फिश, मछली के बारे में। मछली में किससे हो जाएगा? उसके गिल्स से हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताया आपको इंसेक्ट में किसके थ्रू होगा? ट्रैकेरी सिस्टम के थ्रू होगा या ट्रैकी के थ्रू होगा, जिसमें आपके जो उसका जो शरीर होता है उसके लेटरल साइड में क्या पाया जाता है? तो लेटरल साइड में उसका स्पाइरिकल पाया जाता है, उसके द्वारा होता है। वो खत्म होने के बाद अब आते हैं ह्यूमन बीइंग में। सबसे पहला बात तो ये लिखोगे, टेक्स प्लेस थ्रू ए वेल डेवलप्ड respiratory system comma consists of किसका बना होता है? तो पहला हो गया नॉस्ट्रिल या एक्सटर्नल नेयर, ठीक है। दूसरा हो जाएगा नेजल ट्यूब। हम बोल दिए कि आप देख लो, अभी रिस्पायरेशन आराम से समझ लेंगे। अब सबसे पहले एक बात आएगा आपके दिमाग में कि होता कैसा है। तो सबसे बड़ा बात तो ये है कि हम लोगों में जो होता है लंग सिस्टम होता है रिस्पायरेशन में, इसको आप जो है एक बार अपना स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए और लेके फिर हम लोग जो है ना यहाँ पर पढ़ते हैं। बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर होता कैसा है? तो स्ट्रक्चर के लिए हम आपको क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। पहले आपका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो कुछ हद तक इस तरह का होता है। आज पहला दिन है, थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा और हमको भी दिक्कत हो रहा था। धीरे धीरे कल से जो है ना आप लोगों को और ठीक से हो जाएगा। कोशिश करेंगे और बढ़िया से हो जाए। आप जो है आपका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो इस तरह का होता है। ये स्थिति है आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम का। देखो ये तो हेड का रीजन है, ये हेड है। ये जो यहां पर पोर नजर आ रहा है ऊपर में, इस पोर को बोलते हैं नॉस्ट्रिल या एक्सटर्नल लेयर। दूसरा जो ये जो रचना है यहां पर ट्यूब जैसा नजर आ रहा है, इसका नाम है नेजल ट्यूब या नेजल चैम्बर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ो
ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा था, सबसे पहले इसको ले लेते हैं। ये है माउथ, नॉस्ट्रिल के नीचे जो छेद है उसका नाम है माउथ। अंदर में जो कैविटी है इसको माउथ कैविटी या बकल कैविटी बोलते हैं, बकल कैविटी। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो है ना यहाँ पर लटका हुआ जैसा एक होता है मांसल स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का नाम है यूबुला। यूबुला, सामने माउथ को अगर आप खोलेंगे, मुंह को खोलेंगे तो आपको यूबुला नजर आएगा सामने से। ठीक है, उसके बाद अब आगे बढ़ो। ये कीप नुमा रचना है जिसमें बकल कैविटी और नेजल ट्यूब दोनों आगे खुल रहा है, इसका नाम है फेरिंग्स। फेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ो। फेरिंग्स जो है ना वो आपका दो ट्यूब में बट गया है इस तरह से, एक आगे की तरफ गया है और एक पीछे से गया है। पीछे वाला जो ट्यूब है इसका नाम है ओसोफेगस। ठीक है, आगे का जो ट्यूब है इसका नाम है लैरिंग्स। और ऊपर से करो, हाँ, और ऊपर में यहां से करते हैं, ये है लैरिंग्स। लैरिंग्स, लैरिंग्स में तो यहां पर क्या देख रहे हैं आप, फेरिंग्स जो है जहां पर गला शुरू हो रहा है, आपका नेक शुरू हो रहा है, गला, ये पोर्शन, तो यहां पर फेरिंग्स है। ये जो रीजन है ना यहां पर फेरिंग्स है, इस रीजन में फेरिंग्स है। ठीक है, और ये जो जहां से गला शुरू हो रहा है वहां से ये दो ट्यूब में बट गया है, एक आगे वाला ट्यूब, एक पीछे का ट्यूब। पीछे का जो ट्यूब है जो इसके अंदर में ऐसे है, पीछे है, ये जो एक सामने से नजर आ रहा है ये वाला, इसका नाम है लैरिंग्स। ये जो देख रहे हो ना इसका नाम है लैरिंग्स। इसके अंदर में पीछे का जो है उसका नाम है ओसोफेगस। लैरिंग्स के जस्ट नीचे आप अगर बढ़ो तो इसका नाम है ट्रैकिया। ट्रैकिया, ठीक है। आगे जब बढ़ते हैं तो ट्रैकिया जो है आपके यहां के पास आने के बाद, इस जगह पर आने पर ट्रैकिया जो है ना करीब करीब दो भाग में बट जाता है ना। बीच में यहां पर जाओ तो यहां से दो भाग में बट जाता है, हाँ, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। ये जो लेफ्ट और राइट साइड में जो दो भाग में बट गया ट्यूब में, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, या एक को बोलेंगे ब्रोंकस। ब्रोंकाई हो सकता है लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस के रूप में। उसके बाद आ जाओ, ये आपका लेफ्ट लंग्स है, लंग है, और ये जो आपका इधर है ये है राइट लंग। शायद आप लोग थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, तो ये सुने होंगे कि हम लोग का जो हार्ट होता है थोड़ा बाएं की तरफ होता है बीच से। तो ये जो आपका गड्ढा जैसा नजर आ रहा है यहाँ पर लंग्स में, बायां लंग्स में, वो किसके कारण है, तो यहीं पर आपका हार्ट होता है, हार्ट है ये। तो हार्ट जो होता है कुछ हद तक ऐसा होता है, मुट्ठी जैसा होता है, और वो जो होता है उसी के कारण आपका हार्ट जो है, उनके कारण ये जो बायां लंग्स होता है वो थोड़ा सा धंसा हुआ जैसा होता है। ठीक है, इसको मीडिया स्टीनम कहते हैं, इस स्पेस को, इस जगह को मीडिया स्टीनम कहते हैं। आप लोगों में से जिस बच्चे को भी जो है ना थोड़ा सा ज्यादा अगर जानना हो, शौक हो, चूंकि ज्यादा इसके बारे में कर रहे हैं, जरा सा देख लो। यहाँ पर देखो ओसोफेगस जो फेरिंग्स के पास खुला है, यहाँ पर एक पोर है, इस पोर का नाम है, इस छेद का नाम है गलेट। ठीक है, ये जो पोर है उस पोर का नाम है गलेट। फेरिंग्स हो गया, गलेट। तो गलेट क्या है, ओपनिंग है, पोर है, जिसके द्वारा ओसोफेगस खुलता है, किसमें, फेरिंग्स में। ठीक है, उसके बाद देखो लैरिंग्स भी खुल रहा था एक पोर के द्वारा, किसमें भाई, फेरिंग्स में, और इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस, तो ग्लॉटिस क्या है, ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स एट द बेस ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स के बेस पर ओसोफेगस जब खुलेगा तो किस ओपनिंग से, गलेट के द्वारा, और जब लैरिंग्स खुलता है तो इसके ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस।
ग्लॉटिस के ऊपर में एक ढक्कन नुमा इस तरह से रचना होता है। इस रचना का नाम है इपीग्लॉटिस। ठीक है, इस रचना को हम बोलते हैं इपीग्लॉटिस। तो इसको भी लेबलिंग कर लेते हैं, इपीग्लॉटिस। ध्यान रखिएगा, दो ओपनिंग बता रहे हैं, एक लैरिंग्स का और एक ओसोफेगस का। किसमें? फेरिंग्स में। फेरिंग्स में जो ओपनिंग है, जो आपका लैरिंग्स का ओपनिंग है, उसके ओपनिंग को हम बोल रहे हैं क्या बाबू? ग्लॉटिस। जबकि ओसोफेगस का जो ओपनिंग है उसको बोल रहे हैं गलेट। ठीक है, यूला, और ये है फेरिंग्स। तो ये आपका लेवलिंग कंप्लीट हो गया करीब करीब। किसी बच्चे को अगर दिक्कत होगा तो आप पूछ लेना, लेकिन अभी पहले हमको थोड़ा और इसमें बता देने दो। देखो, ये जो फेफड़ा है आपका, लंग्स है, ये आपके इस रीजन में पाया जाता है और इस रीजन को बोलते हैं चेस्ट रीजन या थोरेसिक रीजन। आपका जो बॉडी है उसके अंदर में जो जगह है उसको बोलते हैं कैविटी, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी जो होता है वो आपका दो भाग में बटा होता है। ठीक है, तो उसमें जो ऊपर का भाग है इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, और ये जो नीचे का भाग है इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। कैसे बटा होता है उसको हम फिगर से बनाएंगे। फिलहाल आप इसको एक क्या करना है, एक आप जो है ना शॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट, और इसको जो है ना आप क्या करो, ले लो अपने पास, क्योंकि ये जो है आपको काम देगा कहां पर क्या है और जो दिक्कत होगा आप सके। पहले हम बात करते हैं बॉडी कैविटी का, देख लेते हैं। देखो, आपका जो बॉडी है उसका ये स्थिति है। इस तरह का स्थिति है। आपके मन में आ रहा होगा कि घड़ा बना दिए, क्या बना दिए। आप मान लो अभी कि ऐसा आपका बॉडी है। इतना बड़ा तो होता नहीं है, लेकिन हमको दिखाने के लिए मजबूरी में ऐसा बनाना पड़ा है। देखो, नीचे का जो है ना बड़ा एरिया होता है और इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। नीचे में जो बड़ा एरिया होता है उसका नाम है एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, और ऊपर का जो एरिया ये है इसका नाम है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी। अभी हम लोग पढ़ क्या रहे थे, रिस्पायरेटरी सिस्टम शुरू किए थे और रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में जानना था। ये आपका नेक है और बाकी हमको और किसी से अभी मतलब नहीं है। ये जो देख रहे हैं आप, थोरेसिक कैविटी वो छोटा होता है एब्डोमिनल कैविटी से, और कहाँ होता है? ऊपर की तरफ होता है, मतलब कि अपर भाग में होता है, हाँ, बॉडी कैविटी के। और बॉडी कैविटी के लोअर जो साइड है वो बड़ा सा, इसमें आपका है एब्डोमिनल कैविटी। इसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लीवर वगैरह सारा का सारा यही था, जिसके बारे में हम पिछले चैप्टर्स में पढ़े हैं। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं इस थोरेसिक कैविटी के बारे में। आप थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को बीच से डिवाइडिंग एक देखे होंगे, प्लेट नुमा रचना है जो गुंबदाकार है, डोम शेप्ड है। इसको बोलते हैं डायफ्राम। इसका नाम है डायफ्राम। तो डायफ्राम क्या है? डोम शेप्ड आपका स्ट्रक्चर होता है। डोम समझते हो ना, गुंबदाकार, है ना, डोम शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर है। और ये क्या कर रहा है? आपके बॉडी कैविटी को दो भाग में बांट रहा है। ये पूरे के पूरे को हम बोल रहे थे बॉडी कैविटी। तो ये जो बॉडी कैविटी है वो आपका दो भाग में बट गया, किसके मदद से या किसके द्वारा? डायफ्राम के द्वारा। डायफ्राम उसको दो भाग में बांट दिया, ऊपर की तरफ थोरेसिक कैविटी और नीचे की तरफ एब्डोमिनल कैविटी।
एब्डोमिनल कैविटी में न्यूट्रिशन का बात था और थोरेसिक कैविटी में जो है ना आपका क्या होगा, रेस्पिरेशन का बात होगा और उसी में हम हार्ट का बात भी करते हैं। तो अब यहाँ पर आगे बढ़े इसके पहले हम थोड़ा सा आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि कोई अगर प्रॉब्लम है या समस्या है